हेडलाइंस। दवाओं के साथ योग से ठीक होगा कोरोना, सीएम रावत और स्वामी रामदेव ने किया हरिद्वार में कोविड अस्पताल का उद्घाटन। चंबा के बाद चमोली में फटा बादल, घर में फंसे 2 बच्चों समेत 4 को निकाला, सीएम ने लिया संज्ञान, तुरंत राहत पहुंचाने के लिए भी दिए निर्देश। रुड़की में ऑक्सीजन की कमी से कोरोना संक्रमित 5 मरीजों की हुई मौत, मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश, अस्पताल में भर्ती थे कोविड के 70 से 80 मरीज। चारधाम यात्रा के लिए सरकार ने जारी की एसओपी, न प्रसाद बचेगा न टीका लगेगा, आम लोगों की एंट्री पर भी लगी रोक। उत्तराखंड में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में मिले 7,028 नए संक्रमित, 85 की मौत हुई, एक्टिव केस 56,000 के पार। भारी बारिश से फिर बढ़ा ऋषि गंगा का जलस्तर, दहशत में घरों को छोड़ जंगल की ओर भागे ग्रामीण, तेज बारिश के कारण फसलों को भी भारी नुकसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का उत्तरकाशी दौरा आज। दिवंगत गंगोत्री विधायक गोपाल सिंह रावत की 13वीं में होंगे शामिल। सुबह 11:30 बजे उत्तरकाशी के लिए करेंगे प्रस्थान। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत भी रहेंगे शामिल। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उत्तरकाशी का दौरा करेंगे। दिवंगत गंगोत्री विधायक गोपाल सिंह रावत की 13वीं में शामिल होंगे, साथ ही सुबह 11:30 बजे उत्तरकाशी के लिए प्रस्थान करेंगे। यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत की भी रहेंगे इस दौरान शामिल। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का आज उत्तरकाशी का दौरा। राजधानी देहरादून में बढ़ती मरीजों की संख्या की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई की भारी कमी देखने को मिल रही है। बढ़ते मरीजों की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट देहरादून एसडीएम और एसीएमओ ने आरोग्य धाम हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर ऑक्सीजन और बेड्स की जानकारी ली। एसडीएम देहरादून मौके पर ऑक्सीजन सप्लायर को हड़काते हुए नजर आए। ऐसा यहाँ पे आरोग्य धाम में ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको लेकर के डॉक्टर साहब से और जो वेंडर है उससे बातचीत की गई है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो प्रॉपर तरीके से की जाए, इस उद्देश्य से यहाँ पर हम लोग आए थे। एक्चुअली जैसे जैसे इसका प्रकोप, कोरोना का प्रकोप फैल रहा है, उस हिसाब से हर हॉस्पिटल की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, क्योंकि सिक पेशेंट या कहें उनकी तादाद बढ़ रही है। उसके हिसाब से जो पहले हॉस्पिटल की कंजम्पशन थी उसको बढ़ाने के लिए किस हिसाब से बढ़ाना है, उसके लिए शासन, प्रशासन, हमारे वेंडर और अस्पताल प्रबंधन के बीच एक मीटिंग थी कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे आगे चल के पूरी करी जा सके, ताकि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पेशेंट का हित हो सके। एक तरफ कोरोना महामारी में लोग एक दूसरे को मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर के फल और सब्जी व्यवसायी लोगों को दोनों हाथों से लूटने में लगे हैं। फल और सब्जी के रेट बेतहाशा बढ़ा दिए जाने के लिए गरीब त्राही त्राही कर रहे हैं। तहसीलदार ने फल और सब्जियों की रेट लिस्ट बनाने और महंगा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही की बात कही है। कोरोना के चलते चिकित्सक लोगों को फलों का ज्यादा सेवन करने के लिए सलाह देते हैं। इसी का फायदा उठाते हुए बाजार में फलों के दाम बढ़ा दिए गए हैं। मंडी में थोक में जो केला 30 रुपए दर्जन बिक रहा है, उसके बाजार में 50 रुपए दर्जन बेचा जा रहा है। प्याज जो है 18 रुपये और गोभी जो है 20 रुपये, मिर्च जो है 10 से 15 रुपये, भिंडी 10 रुपये, जीरा 8 रुपये किलो। तो जैसे कि ना बाजार वाला के लिए हमारा मंडी का रेट है, बाजार में मंडी का कोई मतलब नहीं है। इसके लिए अलग से टीम बनाई गई है, एसडीएम ने बना रखा है। क्या ना चालान भी काटा जा रहा है, सभी को किया जा रहा है। अब ज़्यादातर 1-2% रह गए हैं, उनको भी जो है
गाइड किया जा रहा है कि मास्क लगा के आए मंदिर। कोरोना वायरस महामारी का कहर उत्तराखंड में जारी है, तो वहीं ऑक्सीजन और बेड की कमी की खबरें भी जिले से लगातार आ रही है। जनता लगातार यह सवाल पूछ रही है कि कोरोना वायरस की महामारी के दौर में नियंत्रण कक्ष में बैठे अधिकारी न तो किसी का फोन उठा रहे हैं और न ही परेशान लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोरोना की गाइडलाइंस का पालन न करने वालों पर कार्यवाही हो सकती है, तो अफसरों के फोन उठाने पर कार्यवाही क्यों नहीं हो सकती? देखिए खास रिपोर्ट। बढ़ती कोरोना महामारी के कहर ने उत्तराखंड की तस्वीरों को भव्य कर दिया है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ये इंतजाम कराए जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जिसे किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़े। इसी के चलते सीओ सिटी शेखर सुवाल का कहना है कि लगातार कंट्रोल रूम द्वारा ज्यादा से ज्यादा कोरोना पीड़ितों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य सुविधा, खाने पीने से लेकर जरूरत की चीजें आदि तक कंटेनमेंट जोन और संक्रमित तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। प्रशासन द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है कि महामारी के समय किसी को भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। डिस्ट्रिक्ट का हमारा कंट्रोल रूम है, कोविड कंट्रोल रूम में पिछले करीब 20 दिन से एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ हमारा 24/7 ड्यूटियाँ लगी हैं। जो भी स्ट्रेस कॉल पुलिस के पास, जो हमारा जो कस्टमर केयर नंबर हमने पब्लिश कर रखा है, उसमें आती हैं। पर डे करीब 90 से 100 के आसपास कॉलें अभी तक पहुँच रही हैं और इमीडिएट उनका हम रिजॉल्व करते हैं उनकी प्रॉब्लम का। मैक्सिमम कॉलें ऑक्सीजन को लेके, बेड की अवेलेबिलिटी को लेकर के, या और हमारे पास पुलिस के पास तो लोगों को मालूम है लास्ट ईयर खाने वाने को लेके थी, तो इस बार भी जो इस टाइप का मास है वो हमको खाने की मुझे हमारे पास खाना नहीं या मुझे कहीं जाना है मेरा पास, इस ढंग की कॉलें आ रही है। इमीडिएट हमारे वहाँ रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर हैं, हमने पर्टिकुलर विंग का एक इंचार्ज बना रखा है, वो इमीडिएट उस पर्टिकुलर चौकी या थाने में उस कंसर्निंग जिसकी कॉल हमारे पास है उसका नंबर दे करके उसको रिजॉल्व करवाता है। कोरोना से बेहाल उत्तराखंड की जनता अब गुस्से और दुख की पीड़ा में साफ तौर पर देखी जा सकती है। सांसों की डोर न टूटे, इस जद्दोजहद में एक जिले से दूसरे जिले, तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में सिर्फ एक बिस्तर और सांसों को गति बरकरार रखने के लिए धक्के खाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार के बढ़ते कोरोना से जूझने की व्यवस्थाओं पर जनता एक ही जवाब है, कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता। अगर फोन उठ भी जाता है तो झूठा दिलासा देकर उम्मीदों के सहारे छोड़ दिया जाता है। सुबह से 5 बजे पूरे नहीं, कोई नहीं, हमारे पास इतनी फुर्सत ही नहीं। हम हॉस्पिटल ही चक्कर काट रहे हैं, कभी सेला, कभी देहरादून, कभी कहीं कभी कहीं। कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा हमने देहरादून का, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा हमने, कोई भी। एक और बढ़ते संक्रमण के बीच जरूरतमंद लोगों को हर सुविधा मुहैया कराने का दावा दून पुलिस द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए जनता नाखुश नजर आ रही है। और एक और जहां पुलिस कहती है कि समय समय पर जनता की मदद की जा रही है, तो दूसरी ओर जनता का कहना है कि पुलिस द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है। जनता की इस प्रक्रिया के बाद से यह तो साफ हो गया है कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। हरिद्वार में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए राज्य सरकार और पतंजलि योगपीठ ने 150 बेड का अस्थायी और कोविड अस्पताल शुरू किया है, जिसमें मरीजों को जल्द ही इलाज की सुविधा मिलेगी। पावन धाम में बने अस्पताल का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और बाबा रामदेव ने संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत समेत पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। अब हरिद्वार जिले के गंभीर कोरोना संक्रमितों को इलाज के लिए अब हायर सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। इससे पहले सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नगर विधायक मदन कौशिक ने राज्य सरकार और पतंजलि योगपीठ की ओर से दूसरे बाबा बर्फानी कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने डीएम और सीएमओ को फोन कर डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय और सफाई कर्मियों समेत चिकित्सा संस्थान बढ़ाने के निर्देश दिए। और मास्क लगाने के साथ साथ सैनिटाइजर
कोविड से लड़ने के लिए और सोने से लेकर के मुझे अपना आहार से लेकर और जिस तरह से सुबह से लेकर रात तक दिन तक बुला करके वहाँ रहती तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे नाश्ते की बात आई तो एक और उन्नति द्वारा इसको करने का प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 55,000 पहुंच गई है, इसलिए सरकार कोविड चेन तोड़ने के लिए कोविड कर्फ्यू का दायरा बढ़ा चुकी है। वहीं प्रदेश में कंटेनमेंट जोन भी बढ़कर 282 हो गए हैं। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत ने बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है, साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी पर भी बात की। अगर देखूं, आज से मैं अगर 1.5 साल पहले अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थाएं देखूं और 4 साल पहले देखूं तो 4 साल में लगभग 2.5 गुना हुई और इस 1.25 साल में लगभग 10 गुना बढ़ी हैं। लेकिन 10 गुना व्यवस्थाएं बढ़ने के बाद भी 10 गुना अधिक पेशेंट बढ़ गए हैं। महामारी का प्रकोप इतना व्यापक है कि तमाम व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। अभी तो एम्बुलेंस में हम लोग कह रहे हैं कि एम्बुलेंस में पेशेंट बैठा हुआ है। हो सकता है कि अगर हम लोगों नहीं संभले तो एम्बुलेंस में भी जगह नहीं मिलेगी, घर से उठाने के लिए अस्पताल तक ले जाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सभी अपने श्रोताओं से जो कहना चाहूँगा कि भाई स्वयं अपने बचाव का रास्ता ढूंढिए। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने जिले में सहकारिता विभाग द्वारा तय गेहूं तौल लक्ष्य पूरा हो जाने और किसानों के खेत में खड़े गेहूं की तौल न करने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कमाऊ नियंत्रण संभाग ललित मोहन रयाल से फोन पर वार्ता करते हुए विकासों का सहकारिता विभाग की तौल जारी रखने का आग्रह किया। रयाल ने उप निबंधक कमाऊ नीरज बेलवाल को आदेशित जारी करते हुए कहा कि टारगेट बढ़ाने की आवश्यकता है, कार्यवाही प्रारंभ करें जिससे किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। गणेश उपाध्याय ने कहा कि पूर्व में भी 7 महीने में किसानों का 21 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हो पाया था। सरकार ने हाई कोर्ट को हलफनामे में 1 सप्ताह में भुगतान की बात लिखित रूप से कही थी। दुर्भाग्य की बात है कि तौल हुए लगभग 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, परंतु भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि अब जो कोटा बढ़ाने वाली बात है, कोटा हम बढ़ाने जा रहे हैं, लेकिन कांटे में किसानों के तांता लगा हुआ है। गेहूं इसलिए तुल रहा है, मौसम खराब हो रहा है और वहाँ मालूम पड़ा कि सेंटर इंचार्ज की जिम्मेदारी रहती है, अगर बरसात में गेहूं भीग जाएगा तो जिम्मेदार वो होगा। जबकि इससे पहले भी हाई कोर्ट में दायर कर चुका था, जिसमें स्पष्ट कह दिया था वेयर हाउस और गोडाउन बनाया, अभी तक नहीं किया गया। आज उत्तराखंड में गेहूँ का तोल हो रही है, लेकिन बड़ा कष्ट के साथ साथियों, उत्तराखंड पुलिस कोरोना की दूसरी लहर से आप सबके आज उत्तराखंड में गेहूं का तोल हो रही है, लेकिन बड़ा कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है सोसाइटियों का जो सहकारी। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से लगातार हालत बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिदिन प्रदेश में 4,800 से लेकर 5,000 लोगों का चालान काटा जा रहा है, जिनमें 800 से लेकर 1,000 लोग ऐसे हैं जिन पर मास्क न पहनने पर कार्यवाही की गई, तो वहीं बाकियों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए एक्शन लिया गया। साथियों, उत्तराखंड पुलिस कोरोना की दूसरी लहर से आप सबके साथ मिलकर के इस बड़ी चुनौती से लड़ रही है। अभी तक जो कोरोना में जो कर्फ्यू लगा है उसके लिए अभी तक हमने प्रतिदिन लगभग 4800 से 5,000 हम लोगों का चालान कर रहे हैं, जिसमें से करीब 1,000 एवरेज मास्क नहीं पहनने वालों की है और 4,000 की एवरेज जैसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाकर चल रहे हैं।
अभी तक दूसरी लहर में ही जो 24 मार्च 2021 से शुरू हुई थी, हमने 2,10,000 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिसमें 3,40,00,000 जुर्माना भी वसूला है। मैं आप लोगों से फिर से अनुरोध करता हूं कि ऐसी नौबत ना आने दें कि पुलिस को आपका चालान करना पड़े। आप स्वयं ही अपनी इच्छा से जनता कर्फ्यू लगाएं, क्योंकि आज की तारीख में कोरोना बहुत ही खतरनाक हो चुका है और इस चुनौती से निपटने के लिए हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। मैं आप सबको यही अश्योर कर सकता हूं कि इमरजेंसी में हम एम्बुलेंस भी उपलब्ध करवाएंगे, ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाएंगे, जितना संभव हो सकता है हम आपकी सहायता करेंगे। मेरी आपसे पुनः अपील है, अनुरोध है कि कृपया करके घरों से बाहर ना निकलें जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, क्योंकि ये जनता कर्फ्यू है जो इसको कोरोना के विरुद्ध हमारी लड़ाई को सफल बनाएगा। कोरोना लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हर रोज तमाम हॉस्पिटल्स 3 से 4 घंटे पहले ऑक्सीजन समाप्त होते बाबत सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे हैं, जिससे प्रशासन की बदनामी हो रही थी। इस तरह के घटनाक्रम को देखते हुए देहरादून के जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा सभी अस्पतालों को यह निर्देश जारी किए गए हैं कि अस्पताल अपने यहाँ की सप्लाई के बारे में प्रशासन को 24 घंटे पहले जानकारी दे, जिसकी उचित व्यवस्था की जा सके। कोविड महामारी के दौरान कई लोग आपदा में अवसर ढूंढ कालाबाजारी कर रहे हैं। दवाइयां, ऑक्सीजन और कई चीज़ों के लिए कालाबाजारी हो रही है। आपको बता दें कि देहरादून में कोरोना सैंपल एजेंट ने जांच के एवज में एक परिवार से 1200 रुपये लिए गए। कई दिन बाद रिपोर्ट न मिलने के बाद पीड़ित ने साइबर सेल से शिकायत की। एसपी एसटीएफ चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि शिकायत के बाद जब जांच की गई तो लैब द्वारा जानकारी मिली कि एक कोरोना सैंपल जांच की कीमत सिर्फ 500 रुपये है, लेकिन एजेंट द्वारा 1200 रुपये वसूले गए हैं, जिसके बाद कार्यवाही करते हुए एजेंट देहरादून निवासी अनुज कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। है 1200 रुपया हमारे द्वारा नहीं लिया गया, न कोई चार्ज किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 700 रुपया फालतू लिया गया वो एजेंट के द्वारा लिया गया। तो इस समय जो ओवर रेटिंग और जो कालाबाजारी चल रही है, इसमें ये पाया गया कि इसमें ओवर रेटिंग हुई और इसमें हमने साइबर थाने में धारा 420 IPC, आपदा अधिनियम और महामारी अधिनियम के अंतर्गत और IT एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अनुज गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जिला अधिकारी के द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए जिले में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए एसडीएम अभय प्रताप सिंह तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करवाया जा रहा है। अपील की जा रही है लोगों से। वहीं बाजार को भी बंद करवाया जा रहा है। जो लोग बेवजह बाजार को खुले हुए हैं उनको फटकार लगाई जा रही है। एसडीएम ने बताया कि जिले की सीमा के प्रवेश द्वार चौकोड़ी और सेराघाट में मैदानी क्षेत्रों से आने वाले हर व्यक्ति की सैंपलिंग करने के साथ गांवों में प्रवासियों को क्वारंटाइन करने के लिए टीम गठित की गई है। क्षेत्र में हो रहे शादी विवाह में नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी भी की जा रही है। थाना अध्यक्ष सुशील जोशी के नेतृत्व में जगह जगह पर पुलिस टीम कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करवा रही है। वहीं पूरे जिले में कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। कहना चाहूँगा कि हमारे 2 चेक पोस्ट हैं जो दूसरे जिलों से लगे हुए हैं, एक सेराघाट, एक चौकोड़ी का चेक पोस्ट। वहाँ पर रेगुलर सैंपलिंग की जा रही है जो बाहर से लोग आ रहे हैं और उनको होम आइसोलेशन में भी रखा जा रहा है जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही है। और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ कोरोना कर्फ्यू लागू है तो इसका हम अच्छे से अनुपालन करा रहे हैं। 12 बजे तक दुकानों को अनुमति है खोलने के लिए नगरीय क्षेत्रों में, और कुछ कस्बों में भी रोक है उसका अनुपालन कराया जा रहा है। और शादी ब्याह के लिए जो गाइडलाइन आए रखी हैं अभी 25 लोगों की अनुमति के लिए, उसमें जो यहाँ से आदेश जारी हो रहे हैं उसको प्रॉपर चेक भी किया जा रहा है, मौके पर निरीक्षण भी किया जा रहा है कि शादी ब्याह में इसका उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। उत्तरकाशी में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है, जिसके चलते डीएम मयूर दीक्षित कुमराड़ा गांव पहुंचे और मौके का जायजा लिया। इस दौरान जिला अधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा भी मौजूद रहे। अतिवृष्टि से लोगों के घरों के अंदर पानी और मलबा चला गया था, जिससे करीब 300 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। साथ ही 110 हेक्टेयर कृषि भूमि और गाँव के पेयजल लाइन, विद्युत और रास्ते क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। जिलाधिकारी ने अधिकांश घरों का निरीक्षण किया, साथ ही ग्रामीणों को हर मदद संभव के लिए आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने पानी और बिजली की आपूर्ति शीघ्र बहाल करने के निर्देश जारी किए हैं। सबसे पहले खबर पर प्रमुखता दिखाई कि न्यूज़ इंडिया ने शासन प्रशासन ने लिया संज्ञान। हरिद्वार महाकुंभ मेला सकुशल संपन्न होने पर तीनों वैष्णव आड़ी अखाड़े ने मेला प्रशासन का सम्मान किया। हरिद्वार सुदर्शन आश्रम में आयोजित सम्मान समारोह में मेला अधिकारी दीपक रावत, कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल और उप मेला अधिकारी हरवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं मीडिया कर्मियों का शॉल और माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही एक प्रस्तुत पत्र की ओर से गंगाजलि भेंट की गई। कुंभ मेला आईजी ने बताया कि यह परंपरा हर कुंभ में चलती आ रही है और आज इस परंपरा का हिस्सा बनकर बड़ा हर्ष हुआ है। वैष्णव अनी अखाड़ों के पूज्य श्री महंतों के द्वारा आज सुदर्शन आश्रम में ये आयोजन किया गया है। ये पूर्व कुंभों की एक स्वस्थ परंपरा है कि सुदर्शन आश्रम में वैष्णवों की तरफ से जितने भी लोग, चाहे वो शासन प्रशासन और पुलिस के रहते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। साथ में जो स्टेक होल्डर्स के रूप में, जिसमें कि मीडिया भी है, उनका सम्मान किया जाता है। और इस बार संक्रमण को देखते हुए कोरोना के इसे प्रतीकात्मक रूप में कम किया गया है, अन्यथा ये बहुत ही भव्य और रूप में होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। और जिस तरह से सफलतापूर्वक कुंभ का आयोजन हुआ है, निर्विघ्न, बिना किसी बाधा के सभी अखाड़ों के द्वारा सहयोग से किया गया है, ये ऐतिहासिक है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तीनों बैरागी अणी अखाड़ों से जो सम्मान प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
और ये भी कहना चाहूँगा कि मेले के दौरान जो आपका सहयोग मिला, लगातार मिला, आशीर्वाद मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आपका सुझाव था कि जो बैरागियों की यहाँ पे जितनी भी भूमि है उसमें किसी प्रकार का आगे कोई कब्जा ना हो, इसके लिए एक स्थायी समिति हम इसमें इसकी संस्तुति कर देंगे, जो समय समय पे देखती रहे कि किसी प्रकार से इस भूमि पे कब्जा ना हो। हरिद्वार में पहले से ही भूमि बहुत कम है और मेले भविष्य में भी होंगे और भूमि की बहुत आवश्यकता है। तो इस समिति की मैं संस्तुति करता हूँ और हमारा पूरा प्रयास रहेगा किसी प्रकार का अतिक्रमण बैरागी जमीन पे न हो। नगर निगम रुड़की के इस्लाम नगर में पिछले 6 महीनों से जलभराव की समस्या लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी कई बार नगर निगम के अधिकारियों से इस समस्या के समाधान की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि नगर निगम रुड़की स्वच्छता के मामले में कई बार प्रदेश में नंबर 1 आ चुका है, लेकिन शहर में स्वच्छता की असली हकीकत इस्लाम नगर में दिखाई देती है। यहाँ के लोग पिछले लंबे समय से जलभराव की समस्या का सामना कर रहे हैं। अभी बरसात का मौसम भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की गलियों में आधा फीट पानी भरा हुआ है। बनी तब भी हमने कहा कि यहाँ से आगे तक की करवा दो सके, नहीं आगे तक का हुक्म नहीं है। जब से हम परेशान है, पूरी सर्दी हो गई और पूरी बरसात हो गई, ये पानी नहीं बंद हुआ और कोई देखने में तैयार नहीं है। इन लोगों को कुछ लोगों को कह दिया कि ये पानी अब निकल कर चले जा, लेकिन नमाजी आदमी भी बहुत परेशान है। यहाँ से चिंता लगेंगी कि कुछ होगा और बच्चे भी गंद में पड़ कर बीमार हो गए। हमारे बच्चे गंद में पड़ कर बीमार हो गए। इस्लाम नगर मोहल्ला है और 6 महीने से ज़्यादा हो गया इस पानी को, और यहाँ पे इस कदर कोरोना महामारी का भी हालत बहुत ख़राब है और उससे ज़्यादा बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है इस गंदगी की वजह से। रात दिन ये पानी भरा, कहीं इसकी निकासी नहीं है और इसको कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा जी, और बहुत बुरा हाल है और यहाँ पे महामारी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रही है। मैं इस्लाम नगर का रहने वाला हूँ मैं, और यह है हमारे नगर निगम का हाल। नगर निगम का हमारे जो है हमारे मोहल्ले वाले, हमारे पूरी बस्ती वाले इस टाइम महामारी से किस कदर जूझ रहे हैं, सबको पता है अच्छी तरह से। और ये आप देख रहे हैं अच्छी तरह से ये क्या हालात है, क्या मामला है। और इस तरीके का हालात जब हम ही लापरवाही करेंगे, हमारे मेयर साहब ही लापरवाही करेंगे, नगर निगम ही लापरवाही करेंगे, तो और क्या होगा। फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।